चंद्रेश, तुम अपराधी हो। आज तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तुम आज से इस घर में नहीं रहोगे। यह आराम की जिंदगी छोड़कर तुम यहाँ से सीधे गांव चले जाओगे। वहाँ अपनी जमीन पर खेती करके खुद फसल को उगाओगे और अपना जीवन चलाओगे। चंद्रेश घबराकर बोला, दादाजी मैं कैसे? मुझे तो आदत नहीं है गांव में रहने की। खेतों में काम करने की भी बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कैसे करूँगा ये सब? विशंबरनाथ बोले, वो सब मुझे नहीं पता। यह सब तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम गांव जाकर नहीं रहे तो जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। अब चंद्रेश की माँ बोली धीरे से, पिताजी इसे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। यहीं रहने दीजिए इसे। गांव जाकर नहीं रह पाएगा ये। विशंबरनाथ बोला, मेरा फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम भी इसके साथ गांव चली जाओ। अब नैना की सास घबराते हुए बोली, नहीं बाबूजी, मैं गांव जाकर नहीं रहूंगी। गलती इसने की है तो सजा भी यही भुगते। विशंबरनाथ मुस्कुराते हुए चंद्रेश की ओर देखकर बोले, देखा बेटा, गलत काम में कोई भी साथ नहीं देता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो। चंद्रेश बोला, दादाजी माना कि मैंने गलती की है, लेकिन सच पूछिए तो इस घर को वारिस भी मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि ब्रजेश भैया में जरूर कुछ कमी है। इसलिए तो शादी के इतने दिनों बाद भी निर्मला भाभी माँ नहीं बन पा रही थी। नैना भाभी भी अभी तक माँ नहीं बन पाई है। इसलिए आप मुझे यहीं रहने दीजिए। मेरी शादी करा दें ताकि इस घर को दूसरा वारिस भी मिल सके। ब्रजेश भैया से तो कुछ होने वाला नहीं है। ब्रजेश गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? चंद्रेश बोला, भैया जो सच है मैं तो वही कह रहा हूँ। आप बच्चा पैदा करने के लायक नहीं। नैना बोली, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है चंद्रेश भैया। आप अभी अपनी फिक्र कीजिए। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। चंद्रेश बोला, दिन चाहे कितने भी हो जाएं, आप माँ नहीं बन सकती हैं, और नहीं तो अब तक निर्मला भाभी कब की माँ बन गई होती। चंद्रेश और ब्रजेश में बढ़ती बहस को देखकर दादाजी ने कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अभी मैंने जो फैसला सुनाया है उस पर अमल करो। चंद्रेश, शादी की बात तो तुम अपने सपने में भी मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे आवारागर्दी के कारण ही आज तक तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। अभी तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब तक मुझे नहीं लगेगा कि जब तक तुम समझदार हो चुके हो, जिम्मेदारी लेने के लायक हो चुके हो, तब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। इस गलत मान्यता के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि शादी होने से लोग संभल जाते हैं। किसी को संभालने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को साबित करो, फिर शादी की बात करना। अभी तुम गांव जाकर रहोगे, अपना गुजारा खुद करोगे, यही मेरा फैसला है। विशंबरनाथ के जाने के बाद किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सबने चुपचाप उनके फैसले को स्वीकार किया। सबके जाने के बाद नैना अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद ब्रजेश कमरे में आया और उसकी तरफ बढ़ा। नैना ने आंखें बंद कर ली और पलंग पर अपने पैरों को मोड़कर अपना सिर पैरों पर रखकर बैठ गई। उसे पता था कि अब उस पर लात घूसे की बरसात होने वाली है, क्योंकि अभी अभी जो नीचे चंद्रेश ने ब्रजेश के बारे में कहा था, उसका गुस्सा तो अब नैना पर ही निकलने वाला था। अक्सर ऐसा ही होता था, ब्रजेश किसी से भी गुस्सा हो, लेकिन सामना नैना को ही उसके गुस्से का करना पड़ता था। कुछ देर तक जब सब कुछ सामान्य रहा तो उसने अपनी आंखें खोल दी। देखा तो पलंग पर बगल में ब्रजेश लेटा हुआ था। उसने ब्रजेश की तरफ देखा तो ब्रजेश ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, नैना, चंद्रेश कहीं सही तो नहीं कह रहा था? क्या मैं सचमुच बाप नहीं बन सकता? मुझ में कुछ कमी है? आखिर इतने सालों तक निर्मला माँ नहीं बनी और आज वह माँ बन गई। इससे तो यही पता चलता है कि कमी मुझ में है। शायद इसी कमी की वजह से तुम भी माँ नहीं बन पा रही हो। नैना को पहली बार ब्रजेश पर दया आ गई। वह बिल्कुल उदास सा था। यह सब बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नैना ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी शादी को सिर्फ अभी 3 महीने हुए हैं। ब्रजेश बोला, नैना, तुमने नीचे भी मेरे पक्ष में बोला और अभी भी मुझे दिलासा दे रही हो। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो नैना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन सच यही है कि मुझ में कमी है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता।
लेकिन मैं इस सच के साथ नहीं जी सकता। पूरा समाज मुझ पर थूकेगा नैना, मैं मर जाऊंगा, कहकर ब्रजेश नैना की गोद में सर रखकर रोने लगा। परेशानी के वक्त पुरुष को औरत का ही सहारा मिलता है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, बेटी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो या फिर पत्नी हो। यहाँ भी ब्रजेश को नैना का ही सहारा मिल रहा था। नैना ने ब्रजेश से कहा, आप इतने निराश ना हो, आपको इस तरह देखकर मुझे तकलीफ हो रही है, संभालिए आप अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, औरत हो या पुरुष, हम सब इंसान हैं और इंसानों में कमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि कमी सिर्फ औरतों में ही हो, कमी पुरुषों में भी हो सकती है और इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और ना ही दुखी होने की जरूरत है। मेरी टीचर जी ने कहा था मुझसे एक बार कि हमारे समाज में इतनी औरतों को बांझ करार दे दिया जाता है, जबकि उनमें से बहुतों को कमी कोई नहीं होती है और कई बार उन्हें बेटी जन्म देने पर भी कोसा जाता है, जबकि बेटी होना या ना होना उन पर निर्भर है ही नहीं है तो परमात्मा की देन है कि बेटी हो या बेटा, लेकिन उसके लिए भी औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। आपको हम सबको इस सोच से अब ऊपर उठना होगा, ये समझना होगा कि स्त्री और पुरुष होने से पहले हम एक इंसान हैं। किसी भी इंसान में कमी होना स्वाभाविक है, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में नहीं देखना चाहिए। ब्रजेश नम आंखों से बोला, तो अब क्या करें नैना, अगर पूरे समाज में सबको पता चल गया कि मैं बाप नहीं बन सकता तो तुम तो जानती हो क्या होगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नैना बोली, हाँ, समाज के लोग तो बस दूसरों की तकलीफ का मजाक उड़ाना जानते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मानसिक रूप से आपको तैयार होना होगा। ब्रजेश बोला, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो नैना? नैना बोली, मतलब यही है कि डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, अगर आप में कोई कमी है तो इसे इलाज के द्वारा दूर किया जा सकता है और उसके बाद आप पिता बन सकते हैं। ब्रजेश बोला, यह क्या कह रही हो तुम, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, अगर किसी को पता चल गया तो सब कहेंगे। नैना बोली, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, तो फिर अभी भी आपको समस्या है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे, घर बैठे समस्या का समाधान तो होने से रहा। ब्रजेश नैना के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, नैना तुम नहीं समझ पा रही, अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई कि मैं अपनी कमी को दिखाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो तुम नहीं जानती हो क्या होगा, लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे और उसके बाद अगर बच्चा होगा तो पता नहीं वो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नैना कहती है, हाँ जानती हूँ, हमारा समाज अभी दकियानूसी सोच से ऊपर उठा नहीं है, लेकिन एक दिन यह समाज भी दकियानूसी सोच से ऊपर उठेगा और हमारे समाज में परिवर्तन भी आएगा। खैर फिलहाल हम यह कर सकते हैं, आप इस शहर से बाहर जाकर अपना इलाज करवाइए, आप तो अपने व्यापार के काम से बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक से पता कीजिए कहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, फिर वहाँ किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करा लीजिए। कुछ दिनों बाद एक दिन ब्रजेश खुशी खुशी घर आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे अपने कमरे में जाते देखकर नैना की सास ने सोचा, आजकल ब्रजेश का व्यवहार बदल गया है, पहले नैना से लगाव नहीं रखता था, लेकिन अब तो ऑफिस से आते सीधे उसी के पास जाता है, लगता है नैना ने इसे मुट्ठी में कर लिया है। उधर अपने कमरे में नैना कपड़े की तय कर रही थी, तभी पीछे से आकर ब्रजेश ने उसे पकड़ लिया और बोला, नैना आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है आज एक बहुत अच्छे डॉक्टर का पता चला है जो मेरा इलाज कर सकता है, वो दिल्ली में रहता है। नैना बोली, वाह यह तो बहुत अच्छी बात है, दिल्ली तो आप अपने काम से आते जाते रहते हो जी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि नैना की सास गुस्से में बोली, ये क्या पट्टी पढ़ा रही है नैना मेरे बेटे को, किस बात का इलाज कराएगा मेरा बेटा, हमारे यहाँ इस तरह का इलाज नहीं कराया जाता, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में होगी। एक बात कान खोलकर सुन ले ब्रजेश, कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तू, समाज में हमारी नाक कटवाएगा क्या, वैसे भी अगर बच्चा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, निर्मला माँ बनने वाली है ना, समाज में सबको पता चल जाएगा निर्मला का बच्चा ब्रजेश का ही है, तो फिर ब्रजेश पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, फिर सबको बता देंगे तुझ में ही कमी है, तू माँ नहीं बन सकती।
परिवार की इज्जत बचाने के लिए इतना तो तू कर ही सकती है ना। और निर्मला से इतना प्यार करती है तो उसके बच्चे से भी प्यार कर लेना, उसे अपना बच्चा मानकर खुश रह लेना। नैना की सास अपना फैसला सुनाकर चली गई। ब्रजेश अपना इलाज नहीं करा सकता, नैना को ही दुनिया के सामने बांझ घोषित कर दिया जाएगा। नैना की आंखों में आंसू आ गए, यह सोचकर कि वो ममता के सुख से वंचित रह जाएगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर ब्रजेश ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो नैना, मैं अपना इलाज जरूर कराऊंगा, मुझे भी तो पिता बनने का असल सुख प्राप्त करना है। नैना बोली, लेकिन माँ जी को कैसे समझाएंगे, वो तो आपका इलाज करवाने को तैयार नहीं है। ब्रजेश बोला, उन्हें बिना बताए हमें यह काम करना होगा। जब मैं पिता बन जाऊंगा तो वो समझ जाएंगे कि मेरा इलाज करवाना कितना जरूरी था। मैं कल ही दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना। नैना बोली, मैं कैसे आपके साथ जाऊंगी, आपको लगता है कि माँ जी मुझे आपके साथ दिल्ली जाने देंगी? ब्रजेश बोला, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस चलने की तैयारी करो। फिर ब्रजेश भावुक होता हुआ नैना के हाथों को पकड़कर बोला, नैना तुमने मुझे हिम्मत दी, वरना मैं तो अपना इलाज कराने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर मैंने यह निर्णय लिया। मुझे लगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अगर बीमारियों की तरह ही हमें इसका इलाज बेझिझक कराना चाहिए। लेकिन समाज के लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर से ही लोग यह नहीं कर पाते हैं। मैं इस सफ़र पर अकेला नहीं चल सकता था नैना, जब तुमने राह दिखाई तो तुम्हें भी साथ चलना होगा, क्योंकि अगर मैं अकेला गया तो हो सकता है किसी क्षण में कमज़ोर पड़ जाऊं। तुम साथ रहोगी तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी। नैना बोली, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ, आपके हम सफ़र बनकर। ब्रजेश नैना के माथे को चूमता हुआ बोला, तो ठीक है, तुम तैयारी करो, कल सुबह चलेंगे। दूसरे दिन ब्रजेश नैना के साथ सामान लेकर नीचे उतरा और अपनी माँ से बोला, माँ मैं नैना को लेकर दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ बिजनेस का काम है, कुछ लोगों से बिजनेस की डील करनी है। वो लोग अपनी पत्नी को लेकर आ रहे हैं, इसलिए मुझे भी इसे लेकर जाना पड़ रहा है। हम लोग 2-4 दिनों में वापस आ जाएंगे। ब्रजेश की माँ नाराज होती हुई बोली, आप जब फैसला कर ही लिया है तो मुझे बताने की जरूरत क्या है, जहाँ जाना है जाओ मेरी बला से। ब्रजेश बोला, माँ आप नाराज ना होइए, जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ, और निर्मला का ध्यान रखिएगा। ब्रजेश बोला, नैना के साथ फिर निर्मला के कमरे में गया और बोला, निर्मला हम कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ब्रजेश को निर्मला की फिक्र करते देख नैना को खुशी हो रही थी। वो भी निर्मला के गले लगकर बोली, दीदी आप अपना और आने वाले नन्हे मेहमान का ख्याल रखिएगा। निर्मला बोली, तुम लोग अचानक कहाँ जा रहे हो, सब ठीक तो है ना? नैना बोली, हाँ हाँ सब ठीक है दीदी, बस मुझे यूं ही थोड़ा घूमने का मन किया, इसलिए सोचा इनके साथ चली जाती हूँ, वहाँ से आकर आपसे मिलती हूँ। अभी हम लोग चलते हैं। नैना और ब्रजेश गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कानपुर से ज़्यादा दूरी दिल्ली की नहीं थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी से ही चले गए। नैना बहुत खुश थी, उसे गाड़ी में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। ब्रजेश उसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर खुद खुश हो रहा था। उसका कभी रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए जिद करना, कभी कुछ और खरीदने की जिद करना ब्रजेश को अच्छा लग रहा था। वो नैना की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, इंसान अपने अहम के आगे अपने जीवन के खूबसूरत पलों को खो देता है, सच्चे प्यार को खो देता है। नैना ब्रजेश को अपनी ओर देखते हुए देखकर बोली, इतना ध्यान से क्या देख रहे हैं आप? ब्रजेश बोला, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें खुश होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपने किए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है। काश मैं समझ पाता कि प्यार जीवन को कितना खूबसूरत बना देता है। हाँ नैना, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, ऐसे लगता है मेरी सारी खुशियाँ अब तुमसे ही हैं। तुमने मुझे एक झटके से जानवर से इंसान बना दिया। शायद ईश्वर ने इसलिए मुझ में कमी दी होगी, क्योंकि मैं इस कमी के बगैर नहीं समझ पाता कि जीवन संगनी क्या होती है। अपने अहम के आगे शायद कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाता। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना नैना। नैना बोली, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दोनों बात करते करते मस्ती करते हुए कब दिल्ली पहुंच गए पता नहीं चला। दिल्ली पहुंचकर उन दोनों ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया
और डॉक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्लिनिक के कर्मचारियों ने उन्हें अगले दिन बुलाया। ब्रजेश बोला, नैना, डॉक्टर ने तो हमें कल बुलाया है, क्यों ना आज हम दिल्ली घूम लें। मैं तो यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी घूमने की इच्छा नहीं हुई। आज तुम साथ हो तो मेरा भी घूमने की मन हो रहा है। तुम भी तो दिल्ली पहली बार आई होगी, शादी के बाद पहली बार आज हम एक साथ बाहर आए हैं, तो चलो आज हम दोनों मिलकर दिल्ली घूमते हैं, खाते पीते हैं, और हाँ, तुम्हारे लिए खरीदारी भी तो करनी है, बिना उसके पत्नियां कहाँ मानती हैं। नैना हंसती हुई बोली, अच्छा जी, यह बात है तो चलिए आज मैं आपकी जेब अच्छे से ढीली करती हूँ, फिर पता चलेगा पत्नी क्या चीज होती है। ब्रजेश हंसते हुए बोला, अरे ऐसे मत डराओ यार, कहीं मैं डर कर तुम्हारे पहलू में ना आ जाऊं। नैना शर्माते हुए बोली, चलिए अभी घूमने चलते हैं। दोनों पूरी दिल्ली घूमते रहे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह ब्रजेश की नींद नैना के बालों के गिरते पानी के छींटे से खुलती है। वो नहाकर टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी। ब्रजेश ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, यह कमरे के अंदर बारिश कहाँ से होने लगी। फिर नैना को अपनी ओर बेड पर खींचते हुए बोला, अच्छा तो यह बरसात आपने की है, वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल खिले गुलाब की तरह। दोनों आपस में मस्ती करने लगे और फिर दोनों डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं। नैना कहने लगी, टाइम हो गया है, डॉक्टर ने हमें आज बुलाया है। और दोनों जब डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में के अंदर केबिन में जाते हैं, डॉक्टर को देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी डॉक्टर की नज़र उन पर जाती है। डॉक्टर भी उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर यहाँ कोई और नहीं बल्कि शरद था। सामने शरद को देखकर नैना की हालत अजीब हो जाती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह कभी शरद से उसका सामना होगा। वही शरद भी नैना को देखकर हैरान था। फिर शरद ने अपने आप को संभालते हुए सहज भाव से कहा, आप अंदर आ सकते हैं। ब्रजेश और नैना अंदर आकर बैठ गए। शरद बोला, आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, वरना इस तरह का इलाज कराने कोई जल्दी नहीं आ पाता। वक्त वक्त की बात है, कभी मैं आपके सामने खड़ा था और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। ब्रजेश की ओर देखकर जो शरद ने कहा और बोला, शायद आप भूल गए हैं या मैं याद हूँ। ब्रजेश शरद को देखकर थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, अपनी पत्नी के आशिक को कोई कैसे भूल सकता है, बिल्कुल याद है आप मुझे। अगर मुझे पता होता कि यहाँ डॉक्टर आप हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। नैना, चलो यहाँ से, मुझे कोई इलाज नहीं कराना। नैना बोली, लेकिन। ब्रजेश गुस्से में नैना की ओर देखकर बोला, लेकिन क्या? मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। नैना बड़ी असमंजस की स्थिति में थी। शरद को सामने देखकर वो भी असहज महसूस कर रही थी। ब्रजेश के गुस्से के डर से वो उसके साथ उठकर जाने लगी। तभी शरद ने कहा, मिस्टर ब्रजेश। ब्रजेश पीछे पलटकर बोला, अच्छा तो नाम याद है आपको मेरा? शरद बोला, जो मेरे प्यार को मुझसे छीन ले गया हो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट, इससे ज़्यादा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ और आप भी पुरानी बातों को भूलकर अपना इलाज शुरू कर दीजिए। मैं बहुत ही हिम्मत और खुशी की बात है यह कि आपने समाज के विरुद्ध जाकर अपना इलाज कराने की बात सोची। इसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस फैसले से। आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। अभी मैं अमेरिका में इसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि आने वाले समय में जो दंपत्ति निसंतान रह जाते हैं उनके लिए एक ऐसा उपाय किया जाए जिससे वो आसानी से माँ बाप बन पाएँ। एक ऐसी तकनीक पर विचार किया जा रहा है जिसे वहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। बहुत जल्दी कुछ सालों बाद भारत में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और यहाँ आइए। ब्रजेश कहने लगा, आप पर कैसे भरोसा कर लूँ? आपका क्या ठिकाना? आप मुझे जो इलाज के बहाने कहीं और कुछ बीमारी दे दें तो मैं क्या करूँगा? शरद बोला, मिस्टर ब्रजेश, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर अपनी दुश्मनी अपने पेशेंट से नहीं निकालते। फिर भी आपके भरोसे के लिए मैं आपकी पत्नी को इलाज के दौरान आपके साथ रहने की अनुमति देता हूँ। अपनी पत्नी पर तो भरोसा है ना आपको, या उन पर भी नहीं? नैना ने आंखों से ब्रजेश को शरद के पास बैठने का इशारा किया। शरद ने ब्रजेश के कुछ टेस्ट लिए और कंपाउंडर के साथ भेज दिया। शरद नैना को गौर से देख रहा था, सोच रहा था, नैना आज भी बिल्कुल वैसी है, जरा भी नहीं बदली। फिर उसने धीरे से पूछा, कैसी हो नैना?
नैना कुछ बोली नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नजरें नीचे किए हुए बोली, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शरद उदास स्वर में बोला, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा नैना, बस जी रहा हूँ एक अधूरी सी जिंदगी। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ कर गई थी। नैना बोली, अब इन बातों का क्या फ़ायदा, जिंदगी कब हमारी मर्जी से चलती है, वक्त हमें जिस ओर ले जाता है हमें तो उसी ओर जाना पड़ता है। शरद बोला, ब्रजेश तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है ना, तुम्हें परेशान तो नहीं करता? क्योंकि जिस ब्रजेश से मैं मिला था वह तो बहुत ही खूंखार लग रहा था। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे जीवन बिता रही हो, समझ नहीं आता। नैना बोले, आप जिस ब्रजेश से मिले थे वो कोई और थे, ये नए ब्रजेश हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शरद बोला, अच्छी बात है, वैसे भी जिसे तुम्हारा साथ मिला हो उसे एक नेक इंसान तो बन ही जाना चाहिए। किस्मत की बात है, मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मुझसे दूर चली गई, ब्रजेश की किस्मत अच्छी थी जो तुम उसे मिल गई। तभी ब्रजेश दरवाजे से आया और बोला, किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता डॉक्टर साहब, किस्मत तो ऊपर वाले का लिखा होता है, इसलिए अच्छा यही होगा आप मेरी पत्नी से फालतू की बातें ना करें और उससे दूर रहें। ब्रजेश ने शरद से कहा तो नैना ब्रजेश को देखकर खड़ी हो गई और बोली, अब अगर हमारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तो हम चलते हैं। शरद बोला, हाँ अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको कल सुबह फिर यहाँ आना होगा इलाज के लिए। नैना और ब्रजेश होटल चले गए। ब्रजेश नैना से बोला, नैना मुझे शरद की नीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे टेस्ट के बहाने भिजवाकर वह तुमसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, कहीं तुम परेशान तो नहीं हो उससे और उसने तुम्हें परेशान किया तो नहीं? नैना बोली, नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस औपचारिक बातें पूछ रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, हम कौन सा दिल्ली में रहने आए हैं, आपका इलाज हो जाएगा तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे, फिर डॉक्टर से हमारा क्या लेना देना। ब्रजेश बोला, हाँ नैना तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इससे बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो इलाज के बहाने यह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे। नैना बोली, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हमें सोना चाहिए क्योंकि कल सुबह हमें इलाज के लिए जाना है। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी, कोसों दूर। उसके सामने बार बार शरद का चेहरा आ रहा था, उसके साथ बिताए हुए गांव के वे खूबसूरत पल याद आ रहे थे। आज उसकी कई बातें कि एक अधूरी सी जिंदगी जी रहा हूँ उसे बेचैन कर रही थी। बहुत कोशिश कर रही थी नैना कि शरद की यादें उसके करीब ना आए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो रही थी। सपने में भी उसे शरद दिखाई दे रहा था। झटके से उसने अपनी आंखें खोली और अपने बगल में ब्रजेश को सोया पाया तो सोचने लगी, भगवान आपने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब जब सब कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा था, ब्रजेश जी मुझे प्यार करने लगे और कहीं ना कहीं मैं भी उनसे जुड़ने लगी, तब आपने शरद को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अभी अभी तो हमारा रिश्ता बनना शुरू हुआ है, अभी अभी तो खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू की थी। आपने इसी वक्त शरद को हमारी ज़िंदगी में ला दिया। अब शरद के आने से मुझे डर लगने लगा है, भगवान कहीं हमारी खुशियाँ हमसे रूठ ना जाएं। पूरी रात नैना शरद की यादों में बेचैन रही। सुबह उसकी आंखें देर से खुली। आंख खुलने पर उसने देखा ब्रजेश तैयार हो रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। ब्रजेश बोला, आज तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाकर डॉक्टर से मिल लेता हूँ, तुम होटल में आराम करो, मैं आता हूँ। नैना घबराकर बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ अकेली होटल में क्यों रहूँगी, मैं आपके साथ ही डॉक्टर के पास चलूँगी। इतनी दूर से क्या मैं यहाँ होटल में अकेले बैठने आई हूँ, और फिर डॉक्टर ने भी तो कहा था ना इलाज के दौरान मैं आपके पास रह सकती हूँ, तो फिर आप अकेले जाने की बातें क्यों कर रहे हो। अगर डॉक्टर शरद नहीं होते तो आप मुझे ले जाते ना। शरद से क्या परेशानी है आपको, क्या मुझ पर भरोसा नहीं। शरद मेरा कल था, आप मेरे आज हैं, आप निश्चिंत रहिए, शरद से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, हमें यहाँ कौन सा हमेशा के लिए रुकना है, बस 1-2 दिन की बात है, फिर तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ब्रजेश नैना की ओर देखकर बोला, ठीक है चलो फिर। नैना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, ब्रजेश बोला, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांग चुका हूँ, जो भी था वह बीत चुका है। आज का सच यही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से भी मैं डर जाता हूँ। अब तो मैं तुम्हारे बिना
जी नहीं पाऊंगा नैना। नैना बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों आपसे दूर जाऊंगी? हम साथ हैं और साथ रहेंगे। आप रुकिए, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आई। नैना और ब्रजेश शरद के पास पहुंच गए। शरद ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और सारी रिपोर्ट्स देखता हुआ बोला, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। वह इलाज से दूर हो जाएगा। 1-2 टेस्ट करवाने होंगे, जिसके लिए कंपाउंडर को साथ आपको अंदर जाना होगा। आप चाहे तो अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ब्रजेश नैना के साथ टेस्ट करवाने चला गया। कुछ देर बाद कंपाउंडर बोला, मैडम, हमें इन्हें इलाज के दौरान 2 इंजेक्शन देने हैं, जिसमें से एक इंजेक्शन नींद की है, जिससे इन्हें नींद आएगी और दवाई इन पर पूरी तरह काम करेगी। आपको यहाँ 2-3 घंटे रुकना होगा। नैना बोली, ठीक है, आप बस अच्छे से इलाज कीजिए, मैं यहीं हूँ। ब्रजेश इंजेक्शन के असर से नींद के आगोश में चला गया। उधर नैना बाहर बैठी थी। तभी कंपाउंडर ने आके कहा, मैडम, डॉक्टर साहब आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। नैना शरद की केबिन में आ गई। शरद ने उसे बैठने को कहा, फिर बोला, नैना, ब्रजेश को अभी उठने में 1-2 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद मैं उसे दवाइयाँ दे दूंगा, जिसे उसे समय समय पर पूरे 1 महीने तक लेना होगा। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम रहे तो एक बार फिर आकर मिलना होगा। नैना बोली, हाँ ठीक है, आप दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए। कैसे देनी है मुझे समझा दीजिए, मैं उन्हें समय पर दे दूंगी। शरद बोला, दवाइयाँ तो तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी, कैसे देना मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही, नजरें नीचे करती रही। शरद बोला, नैना, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें आज तक नहीं भूल पाया, और मुझे ऐसा लगता है तुम भी मुझे भूल तो नहीं पाई होंगी। क्या मैं तुम्हें याद आता था? नैना यह सुनकर खामोश रही। शरद बोला, तुम्हारी खामोशी ने जवाब दे दिया नैना। एक बार पहले भी हम मिलकर बिछड़ चुके हैं। उस वक्त हालात मेरे काबू में नहीं थे, मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, लेकिन आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। मुझे उस वक्त भी बस कुछ दिनों का वक्त चाहिए था, लेकिन वक्त ही तो नहीं था हमारे पास। उसका भरपूर फ़ायदा उठाया तुम्हारे इस ब्रजेश ने। मैंने उससे कहा था मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा, वह तुम्हारे पिता का कर्ज चुका दे, लेकिन वो नहीं माना। उस वक्त मैं भी नहीं जानता था कि मैं इतनी जल्दी सफलता हासिल कर लूँगा, लेकिन फिर भी मैं उसे पैसे वापस करने को तैयार था, लेकिन उसने हमारे प्यार को नहीं समझा। तुमने अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए, अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज मैं जब अच्छी स्थिति में हूँ नैना, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, एक साथ हम दोनों खुश रह सकते हैं, तो क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? ब्रजेश से तुम्हें सहानुभूति हो सकती है नैना, प्यार तो नहीं होगा। और ब्रजेश का जो बदलाव है तुम्हारे लिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह अभी अभी हुआ होगा, जब उसे पता चला होगा कि वो पिता नहीं बन सकता। नैना, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हूँ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के सफ़र पर चलने को लिए तैयार हूँ। कल मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मैं तुम्हें लेकर अमेरिका चला जाऊँगा। तुम्हारे पासपोर्ट का इंतज़ाम मैंने कल ही कर लिया था। पासपोर्ट ऑफिस में मेरी एक जान पहचान है। चलो नैना, वहाँ हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कुछ गलत कर रही हो। आखिर तुम्हें भी खुश होने का हक है, अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तुम्हारे इस कदम से ब्रजेश की पहली पत्नी को उसका अधिकार मिल जाएगा, जो अनजाने में तुमने उससे छीन लिया है। दिल पर तो बोझ मत लेना नैना कि कुछ बुरा होगा, सब अच्छा ही होगा। ब्रजेश भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पिता बन पाएगा। उसकी पहली पत्नी भी उसे पाकर खुश हो जाएगी। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तो इस मसले को भी ब्रजेश हल कर लेगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, उस हिसाब से तो निश्चित रूप से वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें मृत घोषित कर देगा। कह देगा सबसे कि तुम्हारा दिल्ली में कोई एक्सीडेंट हो गया था। कुछ दिन उसे तकलीफ जरूर होगी तुम्हारे जाने से, लेकिन अपनी पहली पत्नी के पास में वो फिर से ठीक हो जाएगा और खुश रहने लगेगा। मेरे मन में जो था मैंने कह दिया नैना। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम ना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं समझूंगा किस्मत ने इस बार भी मेरा साथ नहीं दिया। किस्मत बार बार मौका नहीं देती नैना,
खुशियाँ दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। एक बार तुम पहले भी खुशियों को ठुकरा चुकी हो। इस बार सोच समझकर फैसला लेना। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। मैं कल तुम्हारे होटल के नीचे रात को 12 बजे इंतजार करूँगा। हमारी फ्लाइट रात के 2:30 बजे है। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा नैना। मैं इस बार तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम आओगी ना मेरे साथ? नैना शरद की बातों को सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, यह जानते हुए भी आप ये सब कह रहे हैं? आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ चलूंगी? हमारे बीच जो कुछ भी था वो बीत चुका है। वो हमारा कल था। आप मेरे कल थे, ब्रजेश जी मेरे आज हैं। मेरे आज में आपकी यादें हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं। शरद कहने लगा, शादी हो जाने से क्या इंसान इतने पराये हो जाते हैं नैना कि अपना रिश्ता भूल जाते हैं? माना कि ब्रजेश तुम्हारा आज है, लेकिन फैसला तो तुम्हें लेना है कि तुम्हारे आने वाले कल में कौन रहेगा, किसे तुम अपने साथ देखना चाहती हो, और इससे भी बड़ी बात कि तुम किसके साथ खुश रह सकती हो। कभी तो अपने बारे में भी सोच लो नैना, कभी तो अपनी खुशियों के बारे में सोचो। यह त्याग, यह समर्पण सिर्फ औरतों के हिस्से में ही क्यों आते हैं? औरतें अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकती। हर बात क्यों तुम्हें हर बार कुर्बानी देनी पड़ती है? कभी कभी अपने परिवार के लिए तो कभी समाज के लिए। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ नैना, लेकिन एक बार अपने दिल से तो पूछो वो क्या चाहता है। हर किसी को खुश रहने का हक है। तुम्हारे इस कदम से किसी का भला भी होने वाला है, यह तुमने नहीं सोचा? ब्रजेश की पहली पत्नी को उसका अधिकार मिल जाएगा। क्या यह अच्छी बात नहीं? एक पत्नी को अगर उसका पति मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए? इतने सालों का साथ था उन दोनों का। ब्रजेश से प्यार तो बहुत करती होगी ना उसकी पहली पत्नी। अगर उसे उसका प्यार वापस मिल जाएगा तो इसमें क्या बुरा होगा? और दूसरों की तो छोड़ो, हमारे इस कदम से हम दोनों भी कितने खुश होंगे ना। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहती? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कोई प्यार नहीं है? कैसे भूल गई तुम हमारी वह मुलाकातें, वह बातें? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे जीवन का कोई भी दिन ऐसा नहीं कटा नैना जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। तुम्हें याद करके मेरी आंखें नम ना हुई हो। एक अरसा हो गया मुझे चैन की नींद सोए हुए। शायद तुम हमारे प्यार को भूल चुकी हो नैना, मुझे भूल चुकी हो, पर कोई बात नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार हमेशा रहेगा। मेरे लिए पहले भी तुम्हारी खुशी सबसे पहले थी और आज भी है। लेकिन मैं कल रात के 12 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आना या ना आना तुम्हारी मर्जी है। तभी कंपाउंडर ने आकर कहा कि डॉक्टर साहब, ब्रजेश जी जाग चुके हैं, वो नैना जी को याद कर रहे हैं। शरद बोला, हम अभी आते हैं, तुम चलो। नैना, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। शरद फिर बोला कि मैंने जानबूझकर ब्रजेश को नींद का इंजेक्शन दिया था, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी। घबराओ मत, उससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नैना गुस्से में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? मुझे अपने दिल की बात भी, शरद कहने लगा, किसी हाल में तुमसे कहनी थी। ब्रजेश के सामने मैं नहीं कह सकता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, अपने पेशेंट की जान कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने जो भी किया बहुत सोच समझकर उसकी हिफाजत को देखते हुए किया। नैना और शरद ब्रजेश के पास गए। शरद ने कहा, अब बिल्कुल ठीक है, आइए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जो आपको 1 महीने तक समय पर लेनी है। 1 महीने बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तब आप मुझसे मिलने आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दवाइयों में से 1 महीने में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट बहुत हद तक नॉर्मल है। बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इन दवाइयों से दूर हो जाएगी। ब्रजेश नैना की ओर देखकर बोला, नैना तुम दवाइयों को ठीक से समझ लो, मुझे यह सब नहीं समझ आता है। फिर तुम ही मुझे दवाई समय समय पर दे देना, मैं खा लूँगा। शरद ने नैना की ओर देखा, फिर बोला, आप दोनों को समझना होगा, अगर कभी ये भूल गई तो दवाइयाँ मिस हो जाएंगी, इसलिए आप भी ध्यान से सुनिए इन्हें कैसे लेना है और कब लेना है। दोनों हॉस्पिटल से घर चले गए। ब्रजेश खुश होते हुए बोला, चलो इस डॉक्टर से जान छूटी हमारी, अब हम कल ही सुबह वापस कानपुर चले जाएंगे। ब्रजेश कहने लगा, नैना तुम्हें कुछ और ख़रीदारी करनी है तो कर लो, क्योंकि अब बार बार तो हम दिल्ली तुम्हें लेकर नहीं आ सकते। वैसे भी तुम मुझे भी सिखा सकती हो, अगर मैं कभी अकेले आया तो तुम्हारे लिए कुछ जो भी तुम बोलोगी लेता आऊँगा। नैना अनमने ढंग से बोली, नहीं मुझे कोई ख़रीदारी नहीं करनी, मैं थक गई हूँ, होटल चलकर आराम करते हैं। ब्रजेश बोला, हाँ हाँ नैना जैसा तुम कहो।
दोनों होटल पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते रात हो गई। ब्रजेश नैना से कहता है, नैना 9 बज चुके हैं, चलो आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह कानपुर के लिए निकलना है। सोच रहा हूँ सुबह 5 बजे ही निकल चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। नैना बोली, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। ब्रजेश थोड़ी देर में फिर सो जाता है, लेकिन नैना के मन में उथल पुथल मच रही थी। उसके कानों में शरद की बातें गूंज रही थी। शरद का यह कहना कि उसके इस कदम से जो निर्मला को उसका अधिकार मिल जाएगा और किस्मत बार बार मौका नहीं देती, कहीं ना कहीं नैना के मन में भी यह बातें हिला रही थी। उसके दिल में भी पुरानी मोहब्बत अंगड़ाइयाँ लेने लगी। नैना को कभी तो उसकी बातें सही लगती थी और कभी गलत। उसके दिल दिमाग में एक द्वंद्व सा चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ वह महसूस करती कि जब शरद के साथ होती है तो बहुत खुश होती है, दूसरी तरफ ब्रजेश का परिवार, समाज का ख्याल आते ही उसे यह सब गलत लगने लगता है। देखते ही देखते समय बीत रहा था। उसने जब घड़ी की ओर देखा तो 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसकी जिंदगी का यह बहुत ही मुश्किल समय था। फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं हो रहा था। एक तरफ शरद था जो उसे बेइंतहा प्यार करता था, एक तरफ ब्रजेश था जो उसका पति था और अब वह उसे प्यार करने लगा था। अभी उसके दिल दिमाग में युद्ध चल ही रहा था। तभी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। नैना ने एक नज़र ब्रजेश की ओर डाली और बेखबर जो सो रहा था, उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ डाले और अगले ही पल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। फिर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। नैना दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया। तेजी से वो होटल के नीचे आ गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। उसने सोचा शरद ने कहा था कि वह यहाँ आकर मेरा इंतजार करेगा, लेकिन वह तो आया ही नहीं। लगता है मैंने उसे मना कर दिया था इसलिए वो नहीं आया। लेकिन मुझे बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं सचमुच उसके साथ जाना चाहती हूँ? क्या उसका कहना ठीक है कि मुझे भी खुश होने का अधिकार है? मैं उसके लिए कितनी बेचैन क्यों हूँ? शायद इसलिए कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद मेरे इनकार ने उसे यहाँ आने से रोक दिया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद नैना ने सोचा, इतनी रात को मेरा यहाँ अकेला खड़े रहना ठीक नहीं है। अब शरद यहाँ नहीं आएगा, मुझे चलना चाहिए। जैसे ही वह जाने के लिए आगे बढ़ी, उसके कानों में आवाज आई, नैना रुक जाओ, मैं आ गया तुम्हें लेने। नैना ने खुशी से जब पीछे पलटकर देखा तो शरद खड़ा था। उसने कहा, मुझे यकीन था नैना तुम जरूर आओगी। चलो अब जल्दी चलो वरना एयरपोर्ट पहुंचने में हमें देर हो जाएगी। आओ गाड़ी में बैठो। नैना ने पीछे पलटकर एक बार होटल की तरफ देखा। उसे ब्रजेश के लिए बुरा लग रहा था। तभी शरद ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे आने का इशारा किया। नैना गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। शरद ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें ब्रजेश के लिए बुरा लग रहा है नैना? तुम फिक्र मत करो, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसकी पहली पत्नी है ना उसे संभालने के लिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब कुछ पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए और नैना शरद के साथ तो थी, लेकिन परेशानी के भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसने शरद से कहा, ब्रजेश जी को जब पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। आपको नहीं पता उनका गुस्सा बहुत तेज है। वो हमें कहीं भी ढूंढ कर निकाल लेंगे, फिर क्या होगा? शरद बोला, अब किसी की पत्नी किसी के साथ चली जाएगी तो उसका नाराज होना तो लाजमी है, लेकिन वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि हम इस देश में नहीं रहने वाले हैं। दूसरे देश में जाकर किसी एक इंसान को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वो नाराज भी होगा तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। जहाँ तक ढूंढने की बात है तो वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। वैसे भी कुछ दिनों तक परेशान रहने के बाद जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा, पिता बन जाएगा, तब उसे इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा और सोचकर भी वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरे पहले हालात भी नहीं रहे। मेरी पहुंच हो गई है, बहुत दूर दूर तक हो गई है। हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। शरद ने नैना के जो गालों पर जो बाल आए थे उन्हें कानों के पीछे करते हुए कहा, तुम इतनी परेशान अच्छी नहीं लगती नैना। अब जब खुश होने का वक्त आया है तो यह परेशानी के भाव तुम्हारे चेहरे पर क्यों? जब तक अपने अतीत को पूरे मन से पीछे छोड़कर तुम आगे नहीं बढ़ोगी तब तक खुश कैसे रहोगी? तुम्हें अपनी पुरानी यादों को दफन करना होगा नैना, तभी नई यादें तुम्हारे मन में बस पाएंगी। जानता हूँ बहुत मुश्किल भरा वक्त है नैना तुम्हारे लिए। हमारे समाज के नियम कुछ इस तरह हैं
कि उनको तोड़ना एक शादीशुदा औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन आज तुम सारे बंधनों को तोड़कर मेरे साथ यहाँ हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता है इस फैसले को लेने में तुम्हें कितनी कठिनाई हो रही होगी, कितना युद्ध चल रहा होगा तुम्हारा दिल और दिमाग में, लेकिन आखिर जीत मेरे प्यार की हुई। तुम मेरे प्यार के आगे मजबूर होकर यहाँ चली आई, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। उधर ब्रजेश ने नींद में जब अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया तो बिस्तर पर नैना को ना पाकर उसकी नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे नैना नजर नहीं आई, लेकिन फिर उसे बाथरूम की लाइट जलती दिखी तो उसने सोचा शायद बाथरूम में होगी। फिर करवट बदलकर वो सो गया। उधर फ्लाइट की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। शरद ने नैना से कहा, चलो अब हमें अंदर चलना होगा, फ्लाइट आने वाली है। शरद नैना का हाथ पकड़कर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही अंदर जाने को हुआ, नैना ने झटके से अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लिया। शरद ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, क्या हुआ नैना, जल्दी चलो, हाथ क्यों छुड़ा लिया तुमने? नैना आंखों में आंसू लिए खामोश थी। शरद उसे खामोश देखकर अधीरता से बोला, क्या हुआ नैना, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है, कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? नैना हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए शरद, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपकी दलीलों ने थोड़ी देर के लिए मुझे भटका दिया था, लेकिन अब मुझे होश आया है मैं जो करने जा रही हूँ वह कितना गलत है। आपने सही कहा, खुश होने का अधिकार हम सबको है, अपने लिए तो जीने का अधिकार हम सबको है, लेकिन इस कीमत पर बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें अपने पुराने रिश्तों को तोड़ना पड़े, किसी के साथ विश्वासघात करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। मैं यह पाप नहीं कर सकती शरद जी। ब्रजेश जी अब भी मुझे प्यार करने लगे हैं, मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। मैं उनके भरोसे को इस कदर तोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। मैं अगर चली गई तो आपके साथ तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरी आत्मा मुझे हमेशा कचोटती रहेगी कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है, किसी को धोखा दिया है, किसी के विश्वास के साथ खेला है, विश्वासघात किया है। आप जाइए शरद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद हमारा मिलना इस जन्म में संभव नहीं। कहकर नैना तेजी से वापस जाने के लिए पीछे की तरफ बढ़ी। शरद उसे यूं जाते देखकर बेचैन हो उठा और गुस्से में बोला, तुम भारतीय औरतें इसीलिए कभी खुश नहीं रह पाती। खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे तक आईं और तुमने उसे इस तरह ठुकरा दिया। अगर ठुकराना था तो यहाँ आई ही क्यों थी मेरे साथ? क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेला तुमने? शरद की आवाज़ में नैना के कदम रुक गए और उसने पलटकर कहा, आपने सही कहा शरद जी, हम भारतीय औरतें खुश नहीं रह पाती, लेकिन शायद आपको पता नहीं, भारतीय औरतों की ताकत भी यही है कि वह अपने आप को अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को कुर्बान देकर भी खुश रहती हैं। और यही कारण है हमारे देश में परिवार नामक संस्था इतने अच्छे से चल रही हैं। विदेशों जैसे नहीं है आज रिश्ता किया और दूसरे दिन अलग हो गए। मैंने आपसे पहले भी माफ़ी मांगी है और अभी भी मांग रही हूँ। मेरे कारण आपको जो परेशानी हुई इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कहकर नैना तेजी से वहाँ से निकलकर होटल में आ गई। नैना धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। जल्दी से जाकर वो ब्रजेश की बगल में लेट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, ब्रजेश ने कहा, आ गई तुम? तब नैना बिल्कुल घबरा गई और उसने घबराते हुए कहा, हाँ वो मैं। उसे घबराते देखकर ब्रजेश बोला, मैंने देखा था, इसके पहले भी मेरी नींद एक बार खुली थी, तब तुम बाथरूम में थी, बाथरूम की लाइट जल रही थी और अभी भी तुम लगता है बाथरूम से आ रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ब्रजेश की बातों को सुनकर नैना की जान में जान आई, तो वो इस आशंका से डर रही थी कहीं ब्रजेश को कुछ पता तो नहीं चल गया, लेकिन ब्रजेश की बातों से साफ जाहिर हो गया कि उसे कुछ भी पता नहीं। उसने अपने आप को सहज करते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, बस यूँ ही थोड़ी बेचैनी लग रही थी, नींद नहीं आ रही ना, शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है। ब्रजेश बोला, हाँ हाँ ठीक है, सो जाओ तुम, मैं भी सो जाता हूँ। 5 बजे की जगह अब हम 7 बजे निकलेंगे, तुम ठीक से सो जाओ। सुबह ब्रजेश ने जब नैना को उठाया तो फिर बोला, उठो नैना, चाय आ गई, चाय पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। नैना ने जब घड़ी की ओर देखा तो 9 बज रहे थे। उसने ब्रजेश की ओर देखकर कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? 9 बज चुके हैं, हमें निकलने में देर हो जाएगी। ब्रजेश बोला, कैसे उठा देता तुम्हें? तुम्हें तो बुखार है। सुबह जब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से लगा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें बुखार है, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। मैं तो अभी भी नहीं उठाता, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें अब दवाई ले लेनी चाहिए, बुखार का ज़्यादा बढ़ना ठीक नहीं होता।
तुम भी मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भागदौड़ करने के चक्कर में अपना ख्याल रखना भूल गई हो, ठीक से खाना पीना भी नहीं खाती हो, अब देखो बीमार पड़ गई हो। ऐसा करते हैं, आज तुम आराम करो, हम कल कानपुर चलेंगे। नैना बोली, नहीं नहीं ब्रजेश जी, हम आज ही चलेंगे। ब्रजेश नैना के करीब बैठता हुआ उसके हाथों को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज आराम कर लो, घर जाकर तो फिर तुम्हें आराम भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ नैना, तुम आज होटल में आराम करो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। अगर अभी हम सफ़र पर निकले तो हो सकता है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। नैना को ब्रजेश की बातें सुनकर आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, आज अगर समय पर उसे होश नहीं आता तो वह कितनी बड़ी गलती कर बैठती, इस इंसान को धोखा दे बैठती जिसके जीवन में अब सिर्फ वही है। इस धोखे से ब्रजेश तो बिल्कुल टूट जाते। वह ब्रजेश के गले लग गई और बोली, मुझसे इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। ब्रजेश ने भी उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ते हुए बोला, मुझे जानवर से इंसान बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, जो मुझे तुमने प्यार का मतलब समझाया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। नैना बोली, अच्छा हम ना आज ही घर चलेंगे, मैं दवाई खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, रास्ते के लिए दवाई रख लेंगे, लेकिन मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलिए। ब्रजेश बोला, अच्छा जब तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, चलो हो जाओ तैयार, फिर चलते हैं। नैना और ब्रजेश घर पहुँच जाते हैं। उधर नैना की सास कुछ देर बाद नैना से बोली, चलो बहुत हो गया तुम्हारा घूमना फिरना, बहुत आराम फरमा लिया तुमने, जाओ जाकर खाना बना लो, क्योंकि आज रामू की तबीयत भी ठीक नहीं है। नैना बोली, जी माँ जी, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ। तभी ब्रजेश बोला, खाना आज मैं बना लूँगा, नैना तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। ब्रजेश की माँ आश्चर्य से ब्रजेश की ओर देखी और बोली गुस्से में, ऐसा क्या हो गया जो ये खाना नहीं बना सकती, तू क्यों खाना बनाएगा? यह सब इसके नखरे हैं नखरे, घूमने के समय तबीयत ठीक थी, घर आते ही बीमार पड़ गई। तू नहीं जानता ब्रजेश इसे काम ना करने का बहाना है, बस तबीयत कुछ खराब नहीं है इसकी। ब्रजेश बोला, माँ मैं अभी 2-3 दिनों से इसके साथ ही था, आप इसके साथ नहीं थी, इसलिए आपको नहीं पता आज इसे बुखार था। मैं तो आज घर आने वाला भी नहीं था, इसने ही जिद की घर आने की। मैं तो चाहता था कि आज यह आराम करे, कल आने वाले थे, लेकिन इसी ने बोला कि यह दवाइयाँ खाकर घर चलेगी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर इसे काम ना करने का बहाना करना होता तो यह होटल में आराम करती, घर पर क्यों आती? अब ब्रजेश की माँ गुस्से में बोली, देख रही हूँ आजकल तुझे जोरू का गुलाम बनता जा रहा है, पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया इसने तुझ पर, जो तू ऐसा व्यवहार कर रहा है। तू तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मर्द है तो मर्द की तरह रहा कर, औरतों के पल्लू से बंधकर रहना अच्छी बात नहीं है। ब्रजेश बोला, माँ मर्द का मतलब क्या होता है? अपनी पत्नी को मारना पीटना, उसे नौकरानी समझना, उसके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार करना, जब मन आए उसका इस्तेमाल करना, जब मन में आए उसे दूध में गिरी मक्खी की भांति निकाल फेंकना, नीचा दिखाना, बात बात पर डांटना, हर काम में गलती निकालना, क्या यही मर्दानगी है? माँ औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, औरतें ही मकान को घर बनाती हैं। फिर आप तो खुद एक औरत हैं, पिताजी के जाने के बाद आपको कितनी तकलीफ सहनी पड़ी होगी, आपसे बेहतर औरत के हालात को कौन समझ सकता है? फिर भी आप अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, क्यों माँ? क्या बहू भी बेटी नहीं बन सकती? अब निर्मला जो वहाँ पर खड़ी होकर ब्रजेश की बातें सुन रही थी, नैना की ओर देखकर मुस्कुरा दी, फिर उसके पास जाकर धीरे से बोली, नैना कौन सा जादू किया है तुमने? ब्रजेश जी तो एकदम से बदले बदले नजर आ रहे हैं। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई। ब्रजेश बोला, चलो अब मैं खाना बनाने जाता हूँ, पता चला बातों बातों में आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रामू की मदद से मैं आज खाना बना लूँगा, तुम दोनों बहनें जाकर आराम से बातें करो, खाना बनने के बाद हम तुम्हें खाने के लिए बुला लेंगे। ब्रजेश रामू के पास जाकर बोला, कैसी तबीयत है रामू? रामू बोला, अभी ठीक है भैया, दवाइयाँ ली हैं मैंने। ब्रजेश बोला, आज तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, निर्मला तो अभी ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, इसलिए आज खाना मैं बना लूँगा, बस तुम मुझे बता दो, किचन में एक कुर्सी लगा दूँगा, वहाँ पर तुम बैठकर मुझे बस बताते जाना, मैं बना दूँगा। रामू हैरानी से ब्रजेश की ओर देख रहा था। ब्रजेश का बदला व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, खाना मैं बना दूँगा, आप नाराज ना हो। ब्रजेश बोला, रामू मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आज तुम काम नहीं करोगे
सिर्फ मुझे बताते जाना, मैं घर का सारा काम कर लूँगा, वह भी अगर तुम किचन में चलकर बैठ सकते हो तब। रामू उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ भैया, मैं किचन तक आराम से चल सकता हूँ, इतना भी बीमार नहीं हूँ। उधर निर्मला और नैना बैठकर बातें कर रही थी। निर्मला नैना को देख रही थी और बीच बीच में कहीं खो जाती। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? दिल्ली में सब ठीक रहा ना नैना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नैना बोली, हाँ दीदी, सब ठीक है, सब अच्छा रहा वहाँ पर मैं बस यही सोच रही हूँ, बड़े बड़े घरों में कितने राज होते हैं। अब देखिए ना, हमें कहाँ पता था ब्रजेश जी के पिताजी की मौत किस तरह हुई थी। मुझे तो लगता है कि उससे अच्छे हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल खुली किताब की तरह। निर्मला बोली, वो तो है नैना, बड़े घर में के लोगों के बड़े बड़े इज्जतदार परिवारों में भी एक से एक राज छुपे होते हैं। आप चंद्रेश को ही ले लो ना। नैना हैरानी से बोली, चंद्रेश जी, उनका कौन सा राज है? तब निर्मला ने कहा, हाँ बहुत बड़ा राज है। चंद्रेश जी 20 वर्षों की सजा काटकर जेल से आए हैं। मुझे भी कुछ पता नहीं था, उन्होंने किसी का खून कर दिया था। एक दिन मैंने ब्रजेश जी को और माँ जी को बातें करते हुए सुन लिया था। जब मैंने ब्रजेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हें घर के मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ सुना उसका जिक्र कभी किसी से मत करना, किया तो ठीक नहीं होगा, उस बात को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इन लोगों ने समाज से, परिवार से यह बात छुपा कर रखी थी। सबसे यही बोला था कि चंद्रेश कहीं गुम हो गया है, उसका पता नहीं चल रहा, शायद कोई योगी अघोरी बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। तुम्हें याद है दादाजी ने चंद्रेश जी से कहा था कि उस दिन तुम्हारी आवारागर्दी के कारण तुम्हारी शादी आज तक नहीं हो पाई। उनका इशारा इसी ओर था, लेकिन हमें देखकर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तुम भी इस बात का ध्यान रखना नैना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यह बात बताई है। नैना बोली, बाप रे बाप, इतना बड़ा राज! दीदी, ये जानकर हैरानी हुई मुझे, इतना बड़ा राज है यहाँ। वही तो मैं सोचूं कि उनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। अभी दोनों बातें ही कर रही थी, तभी ब्रजेश आ गया और बोला, तुम लोग बाहर आ जाओ, खाना बन चुका है। फिर नैना की ओर देखकर बोला, नैना तुम जाकर खाना निकालने में रामू की मदद करो, मैं आता हूँ। नैना के जाने के बाद ब्रजेश निर्मला की ओर देखकर गुस्से में बोला, तुम क्या बात कर रही थी नैना से? मैंने अपने कानों से सुना है, तुम चंद्रेश के बारे में कुछ कह रही थी। निर्मला डरते डरते बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही, मैंने कुछ नहीं कहा उससे। ब्रजेश गुस्से में बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, खबरदार जो कभी भी नैना को क्या किसी से भी उसके बारे में कुछ भी बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे फिर से शैतान बनने पर विवश मत करना। चंद्रेश यहाँ से जा चुका है, आज के बाद उसका नाम भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए, समझी तुम? निर्मला बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। ब्रजेश गुस्से में उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, याद रखना पड़ेगा वरना बहुत बुरा होगा। सब लोग खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नैना ब्रजेश को दवा देते हुए बोली, आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ब्रजेश मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, वैसे रामू की मदद से ये अच्छा खाना बनाया था, वरना अगर मैं खुद बनाता तो तुम खा भी नहीं पाती। नैना बोली, आप जैसा भी बनाते मैं खा लेती, फिलहाल आप अभी दवाई खा लीजिए। ब्रजेश बोला, ओह, अब ये दवाइयाँ रोज खानी पड़ेंगी मुझे, दवा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नैना बोली, दवा खाना किसे पसंद होता है ब्रजेश जी, सब मजबूरी में ही दवा खाते हैं। ब्रजेश बोला, नैना एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी के सामने मुझे दवा मत देना, वरना सबको पता चल जाएगा मेरे अंदर कमी है। नैना बोली, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बेफिक्र रहिए, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। ब्रजेश तो सो गया, लेकिन नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अपनी गलती याद आ रही थी, जिससे वह बहुत परेशान होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किससे अपने मन की बात कहे, जिससे उसके दिल का पर पड़ा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। अगले दिन नैना निर्मला के पास गई और बोली, दीदी, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, आपकी बात कभी किसी को नहीं कहेंगी ये वाली बात। निर्मला बोली, हाँ कहो ना नैना, क्या बात है? तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो, मैं वादा करती हूँ नैना, किसी से नहीं कहूँगी। नैना बोली, दीदी, मेरे मन पर एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया, कुछ देर के लिए सही, लेकिन मैं भटक गई थी। निर्मला हैरानी से बोली, क्या कह रही हो तुम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नैना, कौन सी गलती करने जा रही थी तुम?
तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। नैना बोली, नहीं दीदी, मैं भी एक इंसान हूँ और किसी से भी इंसान से गलती हो सकती है। निर्मला बोली, कैसी गलती? नैना बोली, दीदी जब हम दिल्ली गए थे ना तो मुझे वहाँ शरद मिला था, आपको मैंने उसके बारे में बताया था ना। निर्मला बोली, हाँ हाँ वही शरद ना जो तुमसे शादी करना चाहता था। नैना बोली, हाँ दीदी वही शरद। दिल्ली में जब मैंने उसे देखा तो एक बार फिर मैं पुरानी यादों में खो गई। उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक बार फिर मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं जाग उठी। मुझे पता था यह गलत है, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है दीदी। मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे अब भी प्यार करता है, मेरे बिना अधूरी जिंदगी जी रहा है और आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ मैं उसे छोड़कर गई थी। उसकी इन बातों ने मुझे झकझोर दिया था दीदी। जो प्यार मैंने अपने किसी दिल के कोने में हमेशा के लिए दफन कर दिया था, वह एक बार फिर उसकी बातों से जीवित हो उठा। उसे दुखी देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मैं अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर हो गई थी कि उसके साथ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जाने को तैयार हो गई। उसने मुझे बहुत समझाया, उसकी दलीलों ने मुझे उसके साथ जाने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ चले जाने से किसी का बुरा नहीं होगा, आपको आपका अधिकार मिल जाएगा और हम दोनों एक नई दुनिया बसाएंगे। निर्मला बोली, फिर क्या हुआ, क्या किया तुमने? नैना बोली, दीदी मैं क्या करती, मैंने अपने मन को बहुत समझाया लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर ईश्वर ने मुझे बुद्धि दे दी और मैं वापस आ गई। मैं ब्रजेश जी को धोखा नहीं देना चाहती थी, परिवार की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। ब्रजेश जी भी अब मुझसे प्यार करने लगे हैं, मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। मैं उन्हें धोखा देकर कभी खुश नहीं रह पाती, इसलिए मैं उनके पास वापस लौट आई। निर्मला बोली, चलो तुम्हें चले जाना चाहिए था नैना। नैना हैरानी से बोली, ये क्या कह रही हैं दीदी आप? निर्मला बोली, सही कह रही हूँ, खुशियाँ दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती नैना। तुम्हारे चले जाने से तुम भी शरद के साथ खुश रह लेती और मुझे भी ब्रजेश जी वापस मिल जाते। तुमने सही नहीं किया नैना। तुमने कभी सोचा है मेरा क्या होगा? ब्रजेश जी मुझे अपना लेते तुम्हारे जाने के बाद। सोचो नैना, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें चले जाना चाहिए था। जब निर्मला ने यह कहा कि कभी सोचा है नैना कि मेरा क्या होगा, तब नैना कहने लगी, दीदी मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इसके लिए मैं कोई गलत राह चुन लूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं शरद के साथ जाकर भी कभी खुश नहीं रह पाती। आप नहीं जानती दीदी, पिछले दिनों मैं ब्रजेश जी से मुझसे कितनी खुशियाँ दी हैं उन्होंने। बहुत बार अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी है उन्होंने। बार बार उन्होंने कहा है वह मुझसे प्यार करते हैं। एक बार तो उन्होंने मुझसे यह भी कह दिया, नैना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब आप बताइए मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरी आत्मा मुझे हमेशा धिक्कारती रहती। मैंने उन्हें धोखा दिया है। मैं कभी खुश नहीं रह पाती दीदी। कभी कभी हमारी ख्वाहिशें सही गलत का फर्क नहीं कर पाती। ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो समझ जाइएगा मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ और मैंने जो किया वो सही था। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं चली जाती दीदी तो वह आपके करीब आ जाते? हो सकता है मेरी याद में वह अपने आप को समेट लेते, अपने करीब किसी को भी नहीं आने देते। कहकर नैना वहाँ से निकलकर जैसे ही बाहर आई, सामने ब्रजेश को खड़ा पाया। ब्रजेश को सामने देखकर नैना डर गई, कहीं ब्रजेश ने कुछ सुन तो नहीं लिया, इसलिए घबरा कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रजेश बोला, मैं तुम्हें बुलाने आया था। नैना बोली, अच्छा तो चलिए। रात को ब्रजेश नैना से कहता, नैना सो गई क्या? नैना कहते, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। ब्रजेश बोला, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नैना बोली, हाँ कहिए ना। ब्रजेश बोला, नैना मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर शरद के साथ जाने वाली थी। नैना ब्रजेश की बातों को सुनकर उठकर बैठ गई और घबराहट में थूक निकलते हुए उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। ब्रजेश बोला, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम आज नीचे निर्मला से कह रही थी। उस रात जब मेरी नींद अचानक खुल गई थी तो तुम्हें बिस्तर पर ना पाकर मैंने इधर उधर देखा तो तुम नजर नहीं आई। फिर बाथरूम की लाइट जलती देखकर मुझे लगा तुम बाथरूम में होगी और मैं करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे कुछ देर तक ना आने के बाद मैं उठकर बाथरूम की तरफ गया तो तुम वहाँ नहीं थी। फिर मैं बालकनी में आ गया। मैंने बालकनी से तुम्हें शरद के साथ जाते देखा। नैना घबराती हुई बोली, तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? ब्रजेश बोला, क्योंकि मैं चाहता था
तुम अपनी मर्जी से वापस आओ। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। तुम्हारे शरीर पर तो जबरदस्ती अख्तियार कर लिया था मैंने, लेकिन तुम्हारे दिल पर अपने प्यार की बदौलत अख्तियार करना चाहता था मैं। अगर तुम सरद के साथ चली जाती तो मैं तुमसे नाराज नहीं होता, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, इसलिए अब तुम अपनी मर्जी में तुम पर नहीं थोपना चाहता था। हाँ, इतना जरूर था नैना, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई होती तो मुझे बहुत दुख पहुंचता, मेरा भरोसा टूट जाता, मैं टूट जाता। हर दिन तुम्हारी याद में मैं मरता रहता, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। सच पूछो तो नैना, पता नहीं क्यों तुम पर बहुत यकीन था, बहुत भरोसा था मुझे। अंदर ही अंदर मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा दिल बार बार मुझसे कहता था तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मुझे धोखा नहीं दोगी। नैना आश्चर्य से बोली, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे नाराज नहीं है। आपने उसी रात मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? ब्रजेश बोला, बताकर मैं तुम्हारी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहता था नैना। तुम बहुत परेशान थी, तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। तुम मेरे पास लौट आई, मेरे प्यार को अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, अब तो अगर मौत भी आ जाए तो भी गम नहीं। नैना बोली, आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे तकलीफ होती है। ब्रजेश नैना को अपने करीब लाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना, तुम्हें अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अब तुम्हारी खुशियाँ ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अगले दिन जब नैना निर्मला के पास गई तब निर्मला उसे अनदेखा करते हुए कमरे से बाहर निकलकर आ गई और रामू से बातें करने लगी। नैना की तरफ उसने देखा तक नहीं। नैना को उसके व्यवहार से तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर उसने बोला, दीदी अगर आपका कुछ खाने का मन हो तो हमें बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। निर्मला बोली, रहने दो नैना, मेरे मन का ध्यान रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और सच पूछो तो तुम्हें मेरे मन का कितना ख्याल है, मेरी इच्छा का कितना ख्याल है मैं जानती हूँ। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ मन होगा खाने का तो मैं रामू को बोलूँगी, तुमसे नहीं। नैना ने सोचा अभी दीदी गुस्से में है, इसलिए कुछ बोलना सही नहीं होगा। वह चुपचाप अपने काम में लग गई। ब्रजेश ने निर्मला की बातें सुन ली थी। उसने नैना को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, नैना निर्मला तुमसे इस तरह बातें क्यों कर रही थी? नैना कहने लगी, उन्हें लगता है मैं शरद के साथ चली जाती तो आप उन्हें वापस मिल जाते। उनका कहना है कि मुझे शरद के साथ चला जाना चाहिए था ताकि मैं भी खुश रहूं और वह भी आपके साथ खुश रहें, जबकि मैं उन्हें बता चुकी हूं मेरे लिए ऐसा करना बिल्कुल भी जो नामुमकिन था। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती थी। ब्रजेश गुस्से में बोला, निर्मला का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसने ऐसा कहा, तुम उससे इतना प्यार करती हो, उसका इतना ख्याल रखती हो और वह ऐसी बातें कर रही है तुमसे? नाराज है? ठहरो मैं उससे बात करता हूँ। नैना बोली, नहीं, अभी उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। शरद ने ही मुझसे ऐसा कहा था, वही बात मैंने उनसे कही, इसलिए उन्हें भी लगा कि अगर मैं चली जाती तो आप उन्हें वापस मिल जाते। जो अधिकार मेरे आने से छिन गए थे वह अधिकार उन्हें वापस मिल जाते। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, वह समझ जाएंगे। ब्रजेश बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है नैना, लेकिन बात तो उससे करनी होगी। उसकी गलतफहमी मैं ही दूर कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। नैना ब्रजेश को रोकती रह गई। ब्रजेश तेजी से कमरे से बाहर निकल गया।